आज प्रकाश दीवान साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। प्रकाश सर, गुड मॉर्निंग, हाउ हैव यू बीन? बढ़िया बढ़िया राशिद, गुड मॉर्निंग। सब बढ़िया। आप बताएं। इट्स मार्केट मार्केट में मतलब जो चाल आई है उसमें तो ऐसे ही जोश थोड़ा सा आया हुआ है, तो मुझे लग रहा है कि बने रहना चाहिए मार्केट के जोश के साथ। तो इसीलिए मैंने कहा आज का दिन आपके साथ रहते। अच्छा, जोश तो मार्केट का जोश तो अच्छी बात है। उस मार्केट में भी एक पॉकेट है कैपिटल मार्केट्स वाली, हम्म। जो गजब जोश में है दीवान सर। अच्छा, जिसके पास नहीं है उसको तो महंगा ही लग रहा है, पर वो अपने आप में चले ही चले जा रहे हैं, आए दिन चलते चले जा रहे हैं। तो अब सही में साइलेंट में जो बैठे हैं सबको बहुत महंगा दिखता है, पर वो साइलेंट में बैठे हुए नहीं ऐसा सवाल उठाते हैं। ये मोमेंटम स्ट्रांग जो है, इसमें अब करना क्या है? कोई बीएससी हो, कोई एमसीएक्स हो, कोई एंजल वन हो, भगवान जाने, सारे स्टॉक्स गजब कर हम्म। रखे हैं। क्या करना है? नहीं, महंगे तो हैं आशीष। देखिए, ये सारों में एक एडवांटेज ये रहता है कि हर बिजनेस की विजिबिलिटी, एक्सेप्ट फॉर ब्रोकिंग जो थोड़ा सा वॉल्यूम अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है, लेकिन जो डीमैट अकाउंट्स खोल रहे हैं, जो बैक एंड म्यूचुअल फंड का काम कर रहे हैं, कैम्स, केफिन जैसे, ये सारी बिजनेसेस में बहुत क्लियर विजिबिलिटी अगले 2 3 5 साल की है। उस लिहाज से लोगों ने उनके अर्निंग्स को ऑलरेडी डिस्काउंट बहुत पॉजिटिवली किया हुआ है और प्राइसेस में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे लेना कब है? जब कोई टैरिफ वॉर होती है और कोई कटौती मिलती है, मार्केट का मूड कोई और कारण से नीचे आ जाता है, तब ये आपको अच्छे भाव पे मिलते हैं, तब लेने हैं। और देखिए, इसमें थोड़ा सा न्यूज फ्लो के हिसाब से भी चलता है। एनएसडीएल का आईपीओ आने की उम्मीद बन रही है, उस लिहाज से सीडीएसएल में थोड़ी सी रंगत आई। एनएसई के आईपीओ की वजह से बीएसई को थोड़ा सा ऊपर नीचे होते हुए हम देखते हैं। सो आई थिंक ये स्पेस रहेगी बहुत प्रॉमिसिंग, बट अभी फोमो है तो उसको थोड़ा सा काबू में रखिए। और लेना है तो आपको नीचे के लेवल्स मिलेंगे जब भी मार्केट थोड़ी हल्की फुल्की गिरती है, उस टाइम लेना। उस टाइम भूल जाते हैं लोग कि भाई ये चीजें तो टैरिफ से या जियोपॉलिटिकल इशू से कोई अफेक्टेड है नहीं, तब लिया जा सकता है। अब वो बस यही होता है कि जब गिरते हैं तो अपना भरोसा उठ जाता है कि अब गिरने वाले हैं, अब घुसेंगे नहीं। लेकिन आपको ऐसे स्टॉक्स में जब गिरावट आए तब एक्यूमुलेट है। प्रॉमिसिंग पॉकेट, अभी मत कूदिएगा इन स्टॉक्स में। जी। अच्छा, इस बीच सतपुते साहब का अपडेट आ रहा था कि एवेन्यू सुपरमार्ट जो उन्होंने पिक दिया था, एक बार प्लीज डीमार्ट का स्टॉक स्क्रीन पर रखिएगा। दोनों टारगेट्स अचीव हो गए, 4220 का, 4250 का, शायद दोनों के पार निकल गया एवेन्यू सुपरमार्ट। तो वो ट्रेड जो बातचीत हुई थी पिछले शो में, उसके सारे टारगेट्स हिट होते हुए ये देखिए आपकी स्क्रीन पे। बढ़िया रहा। थैंक यू भाई सतपुते साहब, देख रहे हैं शो, थैंक यू सो मच। अच्छा, दूसरी इंटरेस्टिंग पॉकेट वो है ये वो क्या, डिलीवरी ऐप वाले। पिछले 2 दिनों से तो बहुत अच्छा ट्रैक्शन पिकअप हो रहा है। कल स्विगी छाया हुआ था, कल और आज के बीच में जोमैटो यानी कि इटर्नल अपटिक्स दिखा रहा है। इस पॉकेट के लिए भी कंफ्यूजन है, बहुत ऊपर से ठंडे पड़े, दोनों ही स्टॉक्स ठंडे पड़े। कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी वाकई तगड़ी है, पेन में है अभी ये सारे स्टॉक्स। क्या अप्रोच रखूं इटर्नल या स्विगी पे? ये एक्यूमुलेट करने वाले स्टॉक्स हैं क्या? अगर हाईज देखूं तो ऐसा लगता है आप तो ठंडे पड़े, ले लेना चाहिए। ये लॉजिक सही है या नहीं है? नहीं, उस लिहाज से एक ट्रेडर की लॉजिक से सही है आशीष, बट एक फंडामेंटल एनालिस्ट के हिसाब से अगर आप देखो तो अभी भी पैसे कमाने की शुरुआत जो हुई है वो बहुत ही धीमी है, बहुत ही हल्की, मतलब एक इनडिसाइसिव सी है। और ये हो क्या रहा है कि जैसे कंपेटिटिव इंटेंसिटी की आपने बात की, जेप्टो को आईपीओ लाना था, पैसे जुटाने थे बाहर के मार्केट से, यहाँ के आईपीओ से, वो अगर नहीं हो रहा है या डेफर हो जाता है तो इन दोनों को थोड़ा बहुत मार्केट शेयर ग्रो करने में एडवांटेज मिलता है। स्विगी और ब्लिंकिट या जोमेटो या इटर्नल, जो भी अब उसके इतने सारे नाम से वो होने लगा है, रेफर होने लगा है, बट इटर्नल में आपके पास एक एडवांटेज ये है कि इनके पास स्केल ऑलरेडी आ चुका है। और इनका जो डेटा इनके पास है, जो जो बायर्स का जो बिहेवियर माना जाता है, कौन से पिन कोड से किस टाइप की चीजें आ रही है, कौन सी चीज नहीं चल रही है, तो उसको ये लोग बहुत एफिशिएंटली यूज कर सकते हैं। और आगे चल के एक इसमें बहुत बड़ा ये आएगा कि आपके पास एफएमसीजी कंपनीज के कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे आएंगे जो सिर्फ इस चैनल में ही बिकेंगे। तो ये जिस दिन हो गया तब ये चैनल मैच्योर होना लगेगा, स्केल आने लगेगा। उसको थोड़ा सा समय है अभी, बट उसके बाद इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इसलिए होती है कि कोई एफएमसीजी को नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आज वो बैंगलोर में, चेन्नई में, हैदराबाद में कर रहे हैं टेस्ट, वो करते हैं, फिर दूसरी जगह आगे एक्सपैंड करते हैं। उसकी जगह आप सोचिए वो आके ब्लिंकिट को बोलते हैं कि भाई हमको ये ऑल इंडिया आपके जहां जहां प्रेजेंस है वहां ये लॉन्च करना है, हमारे लॉन्च के पैसे में से हम आपको कुछ दे देंगे। सो जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इन सब चीजों से आएंगी, ऑप्शनैलिटीज जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं।
तब तक के लिए ये थोड़े से महंगे लगेंगे, कमाई थोड़ी सी स्ट्रेसफुल रहेगी, इसलिए मेरे हिसाब से तो अवॉइड करना चाहिए, बट कहीं ना कहीं ये आना जरूरी है। और ये नेक्स्ट बिजनेस का पड़ाव इस टाइप का ग्रोथ का जो वो तो तब देखा जा सकता है, बट अभी थोड़े से महंगे हैं। बेशक वो अपनी प्रीवियस हाई से नीचे मिल रहे होंगे, लेकिन अभी भी इसमें पैसा बनाना कंपनीज के लिए बहुत बहुत ही टफ है। तो रडार पे रखते हैं, अभी दूर रहेंगे, अभी समय नहीं आया इनको खरीदने का। दीवान सर, एक आप पॉकेट बहुत पैनी नजर से हमेशा ट्रैक करते रहो, वो है ऑटोज। अब आज सुबह भी एक ब्रोकरेज रिपोर्ट की चर्चा चल रही थी कि डिमांड आउटलुक तो ठंडा ही है ऑटोज में। ऊपर से अगर जितना पढ़ूं उतना कंसर्न्स और वे करने लगते हैं, जैसे कि वो चाइना से माल आ नहीं रहा है, रेयर अर्थ मेटल आ नहीं रहे, मैग्नेट आ नहीं रहे, 1 महीने ज़्यादा की सप्लाई बची नहीं है इनके पास, मामला फंसेगा ऐसा कहा जा रहा है। अब उसमें एक ही पॉकेट चमक रही है, वो है एसयूवीज वाली, यूवीज वाली, और उसमें एक प्लेयर है जो गजब करा हुआ है। उसी के साथ चले जाऊं या ऑटो से दूर ही रहूं? नहीं, उस प्लेयर के साथ जा सकते हैं आप। उनका जो इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो है वो अभी नया है, उस पे इतनी ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट दिखा दीजिए, मेरे ख्याल से उसी की बात दीवान जी साहब भी जी। कर ही रहे हैं। हाँ। तो इस पे क्या है कि पॉजिटिविटी इसलिए है कि इनके जो सीवी सेल्स हैं या पीवी सेल्स में जो एसयूवी सेल्स देखें अगर आप, तो ये सभी में इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह मार्जिन के साथ ग्रोथ हासिल की है। और हाल ही में जो इन्होंने एसएमएल इसूजू का अधिकरण करने का ऐलान किया, उससे पोर्टफोलियो में ये होगा। और मैं आपको बता रहा हूँ, इस साल आपको ट्रैक्टर सेल्स में जो रिकवरी दिखेगी वो बहुत गजब की होगी, क्योंकि पिछले साल हुआ ये था कि बजट लेट आया, मतलब जैसे इंटरिम बजट था, इलेक्शन का एक माहौल था, तो थोड़ा सा वहां पे जो स्पेंडिंग होती है वो डिस्ट्रैक्टेड रहे लोगों का वो। बट अब जो जहां हम बैठे हैं, जिस टाइप की ईल्ड्स हैं, जो क्रॉप प्राइजेस हैं, एमएसपीज हैं, सब, मुझे लगता है कि मैकेनाइजेशन का जो दौर अब शुरू होगा वो बहुत है। आप देखिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने, जो जापानीज कंपनी है, अब उन्होंने इतना सोच समझ के एक बैकलोडर हो बोलते हैं, मतलब एक एक इक्विपमेंट है जो लॉन्च किया है नया। अब ये लॉन्च से तो कोई फर्क पड़ना नहीं है, बट कर क्या रही है लोग कि अब ट्रैक्टर्स के बियॉन्ड जाना शुरू करें। ट्रैक्टर्स के अलावा क्या क्या चीजें आप इक्विपमेंट में कर सकते हैं। तो ये जो स्पेस है फार्म इक्विपमेंट वाला, मुझे लगता है कि इसका कंट्रीब्यूशन अभी भी एमएनएम के स्टॉक में भी पूरी तरह से कैप्चर्ड नहीं है। वो जिस दिन आएगा तो ये आपको जो 4,000 प्लस के टारगेट्स जो ब्रोकरेजेस दिखा रहे हैं, दे रहे हैं, वो जस्टिफाई होने शुरू हो जाएंगे। सो मुझे मुझे उस पर बहुत उम्मीद है। ऑटोस की जगह आशीष, एक एक पॉकेट जो ऑटो एंसिलरीज का है, इस बार के नंबर्स आए, उसमें एक चीज समझ आ गई कि सबकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल्स एक एक पीक की तरफ आ गए। तो उनकी एफिशिएंसीज अगर कायम रही और स्टील के प्राइसेस कम रहे, इनपुट प्राइसेस जो रॉ मटेरियल के बाकी चीजों के भी कम रहे, तो कहीं ना कहीं ऑटो एंसिलरीज को थोड़ा सा मार्जिन इंप्रूवमेंट दिखेगा, ऑपरेटिंग लेवरेज आएगा कि भाई रेवेन्यू भी बढ़ा और मार्जिन भी उसके साथ साथ बढ़ा। तो उस पर ध्यान दीजिए, वो बहुत बड़ा स्पेस है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी हाथ कहीं भी हाथ डाल सकते हैं। ऑटो एंसिलरी की सूची लंबी है, ओईएम्स की तो 7-8 कंपनीज की है, लेकिन एंसिलरी कम से कम 30-40-50 कंपनीज भी हो सकती है लिस्टेड स्पेस में। कुछ छोटी मझोली कंपनीज भी मिलेंगी आपको, बट वो फील्ड एक थोड़ा सा, मुझे लगता है कि थोड़ा सा पॉजिटिव रिवाइवल वहां पे आना शुरू हुआ है। प्रकाश सर नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। एक दो चार्ट्स मतलब प्राइस जो कि वाकई प्रभावित कर रहे हैं। मतलब आप देखिए हेल्थ केयर स्पेस में हर चीज़ कोलैप्स हुई। कोविड के दौरान जो चीज़ चली वो कोलैप्स हुआ, केमिकल कोलैप्स हुआ, डायग्नोस्टिक कोलैप्स हुआ। बट लुक एट हेल्थ केयर स्पेस में हॉस्पिटल, वेदर इट्स अपोलो, वेदर इट्स मैक्स, वेदर इट्स फोर्टिस आज अपना ऑल टाइम हाई स्ट्राइक करता हुआ। पैसा बना भी है विद नो वॉलेटिलिटी एट ऑल, स्मूथ। अभी हेल्थ केयर स्पेस में क्या अट्रैक्ट कर रहा है आपको इस वक्त? नमस्कार वीरू। सो देखिए, ये स्पेस में बहुत क्लियर चीज है। कुछ कुछ थीम्स ऐसे होते हैं जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स के साथ नहीं चलते, लेकिन जो जो लाइफस्टाइल चेंजेस के साथ चलते हैं या प्रीमियमाइजेशन के साथ चलते हैं। आज आप देखिए इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस को कोई एक पर्टिकुलर क्वार्टर में, महीने में कोई बढ़ती हुई देखने की कोई उम्मीद किसी की नहीं है। लेकिन ओवरऑल जिस हिसाब से पेनिट्रेशन बढ़ रहा है, वैसे इंश्योरेंस के स्टॉक्स की आप वैल्यूएशन देखिए पिछले 8-5-7 साल में कितनी बढ़िया तरीके से बढ़ी है और बढ़ती चल रही है। सेम चीज आपको ये दिखेगी जो हॉस्पिटलाइजेशन की उस पे है कि भाई जैसे जैसे इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन शुरू होगा, हेल्थ कवर्स लोगों के पास ज्यादा आएंगे, जिसको हम मेडिक्लेम से जानते हैं नॉर्मली, वैसे वैसे, और हॉस्पिटल्स की एक्सेसिबिलिटी, छोटे, आप ये देखिए अब छोटे छोटे टाउन्स में, टियर 2 टियर 3 टाउन्स में भी आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स होना दिखना शुरू हो गए।
तो मुझे लगता है कि इसमें जो स्पेस है ये काफी वाइड हो गई है, और आप इसके अंदर अच्छे प्लेयर्स ढूंढ निकालें जो जिनका थोड़ा सा बिजनेस मॉडल डिफाइंड अच्छी तरह हो, और जो बाकी के मार्केट से थोड़ा सा ग्रो जल्दी कर सके, एफिशिएंसी ला सके, वहां पे होगा। बड़े दिग्गज प्लेयर्स में बहुत ज्यादा जगह है नहीं, बट एक प्लेयर जो मुझे हमेशा, मैंने ये नाम जिक्र भी पहले भी किया है, वो है नारायण रुदाले, एनएच। इनका जो मॉडल है, यूटिलाइजेशन लेवल्स देखें अगर आप, इनके जो प्राइसिंग देखें, उसको इन्होंने बहुत अच्छी तरह यूज किया है, और जो जो एक्सपेंशन इन्होंने की है वहां बहुत जल्द इन्होंने अपने ब्रेक इवन पॉइंट से पार होने की क्षमता दिखाई है। तो मुझे लगता है नारायण रुदाले अभी भी, चूंकि इतना तो बढ़ चुका है तो लोग घबरा जाते हैं कि भाई कैसे हुआ है, बट आई वुड बिलीव कि इस शेयर को थोड़ा सा सेक्युलर, मतलब 2-3 साल के लॉन्ग टर्म ट्रेंड के हिसाब से अगर लेना कोई चाहे, तो ये भी आप डिप्स में ले सकते हैं, ये मैं नहीं कह रहा कि, और इसको कोई टैरिफ से लेना देना नहीं है, इसको कोई जियोपॉलिटिकल इश्यूज से लेना देना नहीं है, इसको कोई आरबीआई पॉलिसी से लेना देना नहीं है। सो इस टाइप की जो स्टॉक्स होते हैं जो थोड़े से रेजिलियंट है, उनको आप गिरावट के समय पे थोड़ा ध्यान ज्यादा दीजिए, बट इसको पोर्टफोलियो में कहीं ना कहीं इसका समावेश रखें, तो मेरे हिसाब से ये स्पेस में से ये एक बहुत ही उम्दा पिक हो जाएगी। नारायण हेल्थ आपकी स्क्रीन पे 1744 पे। प्रकाश सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस बातचीत में आज Thank you, Viru. Thank शामिल you. हुए। Thank you. सभी स्टॉक्स पे, सेक्टर्स पे नजर रखी, बहुत बहुत शुक्रिया।